Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So if you are preparing for CIB December 2026, this series CIB on the go is a perfect series for you. जहां पर आप अपने सिलेबस को बहुत ही डिटेल में कवर अप कर पाएंगे ताकि आपको एग्जाम की क्वालिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज हमारा ABFM में लेक्चर नंबर 3 है जहां पर हम लोग प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसके बेसिक्स प्रोसेस इंपॉर्टेंस के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। अब जैसे कंटेंट कवरेज इंपॉर्टेंट है सेम वे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? फॉर दैट आपको क्या करना है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और आप इस ब्राउजर वाली विंडो पर रीच करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेंगे इस डॉक्यूमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और डिटेल सिलेबस। तो आपको अपनी यहाँ डिटेल्स फिल आउट करनी है और इन डिटेल्स को फिल आउट करते ही डाउनलोड फ्री ई बुक पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको ये डॉक्यूमेंट अपने डिवाइस में मिल जाएगा विदाउट एनी हेजल, विदाउट एनी एक्स्ट्रा फी पेमेंट, है ना। तो आपको इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर डाउनलोड करना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है ना। देखो, रूटीन में आप लोग ऑफिस जा रहे हो, मान लीजिए आपका ब्रांच रीचिंग टाइम 9 AM है। अब 9 AM पहुंचने के लिए आपने एक प्लान बना रखा है कि आपको उसके लिए 6:30 उठना पड़ता है। 6:30 उठकर आप मॉर्निंग रूटीन्स अपनी फॉलो करते हो, देन यू हैव ब्रेकफास्ट एंड आपने अपना ट्रैवल टाइम इंक्लूड कर कर ये टाइम सेट किया हुआ है। तो ये सब क्या है? प्लानिंग ही तो है। आपको CAIB क्वालिफाई करना है, आपने अपना टारगेट रखा हुआ है कि इस दिसंबर 2026 में मैं CAIB ज़रूर क्वालिफाई कर लूंगा या कर लूंगी, है ना। तो अगर मुझे CIB क्वालिफाई करना है उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया कि मैं पढ़ाई कैसे करूंगी। तो पढ़ाई करने के लिए मैंने देखा कि मैं एड्यूटैप की जो यूट्यूब सीरीज़ है उसको फॉलो कर सकती हूँ। एड्यूटैप का जब कोर्स आएगा तो मैं कोर्स में एनरोल कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं MCQs वगैरह की प्रैक्टिस करूंगी जब मेरा कंटेंट कवर हो जाएगा, ताकि मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। लास्ट में रिवीजन, मॉक टेस्ट, मैराथॉन्स ये सब फॉलो कर कर तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये सब क्या है? ये सब प्लानिंग का ही तो पार्ट है। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब है डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या डिसाइड करना है? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। व्हाई इट इज टू बी डन, क्यों करना है। हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब, एंड बाय होम यानी कौन करेगा। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सभी चीज़ें हमारी प्लानिंग में इंक्लूडेड होती हैं। प्लानिंग छोटा सा काम नहीं है, बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है प्लानिंग का, ठीक है ना। आज की प्लानिंग कल के सक्सेस को आपको अचीव करने में हेल्प करेगी। आज अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपका CIB का दिसंबर अटेम्प्ट अच्छे से ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। अब प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? तो प्लानिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। देन इट शुड बी क्लियर्ड कि आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन ऑल्टरनेट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। अब सभी ऑल्टरनेटिव्स तो फॉलो नहीं कर सकते हो, आपको एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना पड़ेगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा और आपको चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को भी कंसीडर करना पड़ेगा जो फ्यूचर में आने वाली है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को CIB क्वालिफाई करना है तो उसके ऑल्टरनेटिव्स होंगे प्रिपरेशन ऑल्टरनेटिव्स। फिर आप डिसीजन लोगे कि कौन सा प्रिपरेशन ऑल्टरनेटिव आप चूज करोगे, किस अम, आप वेबसाइट से या किस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ाई करोगे। फिर आप प्रोसीजर्स देखोगे कि क्या प्रोसेस है, क्या उनका पैटर्न है पढ़ाने का। एंड देन आप चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को कंसीडर करोगे। फेस्टिवल सीजन आने वाला है ना। तो आपके लिए वो फेस्टिवल सीजन एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, बिकॉज आपकी छुट्टी होगी। छुट्टी होगी तो आप पढ़ पाओगे, और वो आपके लिए एक चैलेंज भी बन सकता है क्योंकि फेस्टिवल्स में आपको अपनी प्रेजेंस भी देनी है। तो इफ़ यू पार्टिसिपेट इन फेस्टिवल्स तो आपको वो एक चैलेंज की तरह अपीयर हो सकता है, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन में वो एक हिंड्रेंस भी बन सकता है। तो आपको प्लानिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड कर कर चलना पड़ता है। प्लानिंग के बेसिक्स की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। आपको फ्यूचर की कंडीशन, फ्यूचर के ट्रेंड्स को भी एस्टिमेट कर कर चलना है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया फेस्टिवल्स का, कि आपको फेस्टिवल्स को जो हमें प्री प्री इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर मुझे उनको एस्टिमेट कर कर चलना है कि मुझे इन फेस्टिवल्स वाली हॉलीडेज को भी कंसिडर करना है। फिर फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर कंडीशंस को लेके कुछ हम एजम्पशंस भी लेकर चलते हैं, है ना, कि मैं ये काम ऐसे कर लूंगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना।
ऑल्दो एजम्पशंस जो हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, बट आपको कुछ एजम्पशंस तो लेनी पड़ेंगी। देन आपके पास रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं, मनी, मटेरियल, टाइम, पीपल, इसकी फॉर्म में। अगर सीआईबी की बात की जाए तो आपको टाइम को कंसिडर करना है, मनी को कंसिडर करना है जब आपको कोर्स अवेल करना है। फिर कोर्स से पढ़ना कैसे, आपके पास लैपटॉप है या नहीं है, या आप फ़ोन से पढ़ेंगे तो मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और गाइडलाइंस, इनको भी आपको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने बेसिक बेसिक ओवरव्यू ले लिया कि प्लानिंग में किया क्या जाता है। नाउ लेट्स जंप इनटू द स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग विच आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। प्लानिंग के स्टेप्स आपको इस सीक्वेंस में याद रखने हैं और ये सीक्वेंस हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज किया जाता है, देन ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, प्रीमिसेस डेवलप की जाती हैं, ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर कर उनकी इवैल्यूएशन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव की सिलेक्शन, और फिर एक डेरिवेटिव प्लान फॉर्मुलेट कर कर आप फॉलो अप करते हो। दैट इज ऑल डन इन द प्लानिंग। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे और उसी एग्जांपल से हम ऑल 8 स्टेप्स को कवर अप करेंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे, देन अपने एग्जांपल में उसकी एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है जी। तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस का मतलब क्या है, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करो, है ना। यानी आपकी जो बिजनेस है, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, उसे आप असेस कर कर चलो, उसे आप एनालाइज कर कर चलो कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर की ज़रूरतें क्या है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई हैं, क्या गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज हैं। इन्हीं को, सब चीज़ों को कंसीडर कर कर आपकी एक अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी, है ना। तो अपॉर्चुनिटी डेवलप करते हुए अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना, सभी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नॉलेज रखना और इन्हीं अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर प्लान बनाना, इससे आपका प्लानिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है ना। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक्सिस बैंक है, ठीक है ना। एक्सिस बैंक जो है वो अपनी एक ब्रांच ओपन करना चाहता है, न्यू ब्रांच, ठीक है। इसके लिए इन्होंने देखा कि मतलब मान लीजिए ये जिस भी सिटी में है, उस सिटी में एक नई लोकेलिटी डेवलप हुई है एबीसी नगर के नाम से, ठीक है जी। अब ये जो एबीसी नगर नाम की लोकेलिटी है, एक्सिस बैंक बैंक प्लान कर रहा है कि ये नई ब्रांच इस लोकेलिटी में ओपन करे। तो ये जो नई ब्रांच इस लोकेलिटी में ओपन करने का डिसीजन है, दैट इज द एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्यों ये लोकेलिटी नई स्टैब्लिश हुई है, यहाँ पर कोई और ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती है, यहाँ पर नए नए रेजिडेंट्स आकर रहने लगे हैं, तो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, है ना। तो एक्सपेक्टेड कस्टमर रेशो यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, इसलिए एक्सिस बैंक ने प्लान किया कि ये जो एक नया एरिया, एक नई टाउनशिप आप कह सकते हो डेवलप हुई, इस टाउनशिप को एज एन अपॉर्चुनिटी उन्होंने लिया और यहाँ पे दे आर प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू ब्रांच। और न्यू ब्रांच का इन्होंने टारगेट ले लिया कि ये न्यू ब्रांच जो है ये विद इन 3 मंथ्स ये सेटअप कर कर चलेंगे, ठीक है जी। ये इनकी अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करना। अब मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट्स क्या चाहिए, मेरा टारगेट क्या है, उसके बेसिस पर मुझे सारी प्लानिंग एक्टिविटीज को डेवलप करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे जो रिजल्ट्स हैं, दोज शुड बी स्मार्ट एनफ। स्मार्ट का एक्रोनियम क्या है, स्मार्ट का एक्रोनियम है स्पेसिफिक होने चाहिए, टारगेट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, उनको मेजर किया जा सके, टारगेट्स अचीवेबल होने चाहिए। ऐसे कुछ भी रैंडम आप टारगेट सेटअप नहीं कर दोगे, आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए जिसको अचीव किया जा सके, जिसके अचीव करने की पॉसिबिलिटी हो। यानी आपके टारगेट्स जो हैं वो रियलिस्टिक भी होने चाहिए और साथ ही साथ टाइमली आपके टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो जाएं, ये भी आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि एक बैंक ब्रांच सेटअप करनी है, 3 महीने में सेटअप करनी है, सो दैट इज अ रियलिस्टिक अप्रोच, है ना। ऐसा नहीं है कि वो रियलिस्टिक नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या बताते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमें ये बताते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, हमें कैसे अचीव करना है, और मतलब कहाँ क्या अचीव करना है, कहाँ अचीव करना है, और कब तक हमें वो टारगेट जो है वो अचीव कर कर चलना है। जैसे हमने बैंक ब्रांच का एग्जांपल लिया कि एक्सिस बैंक की ब्रांच हम विद इन 3 मंथ्स इस्टेब्लिश करने का प्लान बना रहे हैं, तो वो 3 मंथ्स का जब टाइम फ्रेम ऐड हो गया, तो वो मेरे लिए क्या हो गए, मेरे ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश हो गए। अपॉर्चुनिटी ये थी कि नई लोकेलिटी इस्टेब्लिश हुई है। स्टेप नंबर 3 पर आते हैं।
अब हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रीमिसेस को डेवलप करेंगे। प्रीमिसेस डेवलप करने का मतलब क्या है, कुछ एजम्पशंस, कुछ कंडीशंस को डेवलप करना जिनके बेसिस पर पूरा प्लान आगे बेस किया जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ तो एजम्पशंस लेकर हम चलेंगे, जैसे कि हम ऐसे एजम्पशंस लेकर चलेंगे कि आरबीआई की जो रेगुलेशन है वो फेवरेबल रहेंगी। ऐसे अचानक से आरबीआई जो है अपनी रेगुलेशन में कुछ चेंजेस नहीं ले आएगा इस टाइम पीरियड में, है ना, ताकि मेरे को ब्रांच सेटअप करने में कोई दिक्कत ना आए। फिर हम ये मानेंगे जो कस्टमर्स हैं दे विल इंक्रीज, इनका जो वो है परसेंटेज है या प्रेजेंस है कस्टमर्स की, ये बढ़ती रहेगी। उसके बाद हम ये मानेंगे कि हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास स्टाफ अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो स्टाफ की अवेलेबिलिटी है, फंड्स की अवेलेबिलिटी है, आरबीआई की रेगुलेशंस कंप्लाइड है, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, एक तरीके से हमने कुछ एजम्पशंस ले लिए हैं जिसके बेसिस पर प्लान हम आगे करेंगे। तो प्रिडिक्शन हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। बार बार हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कुछ भी हाइपोथेटिकल आपको नहीं दिमाग में रखना है कि कुछ भी हाइपोथेटिकल हो जाएगा, कुछ भी ऐसे आउट ऑफ द ब्लूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। तो प्लानिंग में प्लानिंग प्रीमिसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, फोरकास्टिंग कि क्या फ्यूचर में हो सकता है। जैसे हमने यहाँ माना कि कस्टमर्स जो है फ्यूचर में इंक्रीज करेंगे। फिर बेसिक पॉलिसीज को देखा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की ऑलरेडी पॉलिसीज कौन सी हैं। यानी जैसे हमने आरबीआई की रेगुलेशंस की बात की कि जो आरबीआई की रेगुलेशन पॉलिसीज है वो पॉलिसीज से हम कंप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एग्जिस्टिंग प्लान्स। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हम एक एबीसी नगर में एक ब्रांच सेटअप करेंगे, लेकिन रिसेंटली हमारा कहीं और भी ब्रांच सेटअप का काम चल रहा है। क्या मेरे पास उतने फंड्स हैं, क्या मेरे पास उतना स्टाफ अवेलेबल है? तो एग्जिस्टिंग प्लान्स जो मेरे चल रहे हैं उनको भी प्रीमिसेस सेट करते हुए जो है कंसिडर किया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्टेप नंबर 4, जहां पर अब मैं अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करूंगी। मेरे को अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। अब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कौन से ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल हैं, कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उन्हें कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव्स को, जब भी ऑल्टरनेटिव्स आपके कंसिडर होंगे तो उन ऑल्टरनेटिव्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया जाएगा, जो कि ट्रायल बेस्ड हो सकता है, आपकी प्रीवियस स्टडी, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हो सकता है ना। ऑल्टरनेटिव्स आप ऐसे रैंडमली तो नहीं गैदर करोगे, आपका कोई ना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा, उसी के बेसिस पर आप ऑल्टरनेटिव्स जो है वो आइडेंटिफाई कर कर चलोगे। ठीक है ना। जैसे एक बैंक कासा डिपॉजिट्स इंक्रीज करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या क्या करेगा, नई ब्रांच खोल सकता है, डिजिटल कैंपेन लॉन्च कर सकता है, सेविंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकता है, या फिर रिलेशनशिप मैनेजर्स को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं, जो हम बैंक की नई ब्रांच ओपन करने की बात कर रहे थे, तो ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन में क्या चला जाएगा कि क्या मुझे एक फुल फ्लेजेड बैंक ओपन करना है ना। एक ऑल्टरनेटिव तो यही है कि मैं फुल फ्लेजेड बैंक ओपन कर दूं। एक मेरे पास ऑल्टरनेटिव है कि मैं वहां पर एक मिनी ब्रांच ओपन कर दूं। ठीक है। और एक मेरे पास ओपन ऑप्शन है कि मैं कोई वहां पर डिजिटल, जो हमारे पास बैंकिंग यूनिट्स होते हैं, मैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेटअप कर दूं। तो दीज आर द 3 ऑल्टरनेटिव्स आई हैव आइडेंटिफाइड, जिनके बेसिस पर वी कैन प्लान समथिंग, है ना। हम एक बैंक ब्रांच सेटअप करने का प्लान बना सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई हो गए हैं, अब इन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने की बारी है। अब फाइनल चॉइस बनाने से पहले मुझे इन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना है, चेक करना है। इवैल्यूएशन करते हुए मुझे कुछ क्राइटेरियाज देखने पड़ेंगे। कितना खर्चा आएगा, कितना रिस्क अटैच्ड है, क्या उसका बेनिफिट या रिटर्न अवेलेबल उतना है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या नहीं, टाइम कितना लगेगा, और क्या इसको इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं है ना। जैसे मैंने देखा कि मेरे को मिनी ब्रांच सेटअप करने में जो कॉस्ट आ रही है, मतलब मैंने देखा कि मैं फुल फ्लेजेड ब्रांच सेटअप कर लेता हूँ, लेकिन उसमें जो मुझे कॉस्ट आ रही है उतना मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा। तो उसका ऑप्शन बेटर क्या रहेगा कि मैं फुल फ्लेजेड की जगह मिनी ब्रांच ओपन कर लूँ, है ना। तो इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज जो है वो कंसिडर किए जाने चाहिए। हर ऑल्टरनेटिव की आप स्ट्रेंथ, हर ऑल्टरनेटिव की वीकनेस को कंसिडर करो, और आप इन स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हो, राइट।
इवैल्यूएशन हो गया, इवैल्यूएशन के बाद अब आपको इस ऑल्टरनेटिव को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करोगे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली फिजिबल हो, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल रिसोर्सेज का सही से बेटर यूटिलाइजेशन हो, और आपके लिए ओवरऑल जो है वो एक बेस्ट आउटकम निकल कर आए, वो आपका कहाँ जाएगा, ऑल्टरनेटिव की सिलेक्शन में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब भी ऑल्टरनेटिव हम एक बार सिलेक्ट कर लेंगे, एक ही ऑल्टरनेटिव जो है वो फाइनली सिलेक्ट होगा, जो कि आपका आगे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जाएगा। जो भी ऑल्टरनेटिव होगा वो आपका ऐसा होना चाहिए जो बेनिफिट्स, कॉस्ट, रिस्क के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाए, और जो ऑल्टरनेटिव्स है वो बाकी के एक्शन प्लान्स का एक बेसिस बन पाए, है ना। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया, मुझे ऑल्टरनेटिव को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है ना। अब इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे एक डेरिवेटिव प्लान बनाना पड़ेगा। डेरिवेटिव प्लान क्या होता है, डेरिवेटिव प्लान होते हैं छोटे छोटे प्लान्स, या फिर आप इन्हें सेकेंडरी प्लान्स कह सकते हो, जो कि आपके मेन प्लान को सपोर्ट करते हैं। मैंने प्लान बनाया था ब्रांच सेटअप करने का। अब ब्रांच ऐसे तो सेटअप हो नहीं जाएगी, उसमें मुझे एचआर डिपार्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी रिसोर्सेज के लिए, उसमें मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी फंड्स के लिए, है ना। उसके बाद वहाँ पर आपके पास जो है ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरा फर्नीचर, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करवाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो है आईटी डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मुझे सीबीएस वगैरह की फैसिलिटी वहाँ पर जिसकी हेल्प से मिलेगी, नेटवर्किंग की फैसिलिटी मिलेगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कैंपेन्स वगैरह लॉन्च करेगा कि ब्रांच एक एरिया में सेटअप हो रही है। तो अब अगर ये इतने सारे फंक्शंस और भी सपोर्टिव हैं, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएंगे, ये मेरे लिए क्या है, सब प्लान्स हैं। और ये सब प्लान्स क्या है, इन्हें हम बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान। अब इसमें नए पॉलिसीज, नए प्रोसीजर्स को डेवलप करना, इन सब एक्टिविटीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इन एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो मेरा जो मेन प्लान है ब्रांच सेटअप करने का, उस प्लान में ये एक हिंड्रेंस बन सकता है, ठीक है ना। और डेरिवेटिव प्लान्स जो हैं वो तभी बनाए जाएंगे जब हमारा मेन प्लान फाइनलाइज हो जाएगा। ओनली एंड ओनली जब मेरा मेन प्लान फाइनलाइज हो जाएगा, तभी डेरिवेटिव प्लान्स जो हैं उन्हें बनाया जा सकता है। आफ्टर डेरिवेटिव प्लान फॉर्मुलेशन हम लोगों को क्या करना है, फॉलो अप करना है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही मैंने डेरिवेटिव प्लान बनाया, जैसे ही मैंने अपने मेन प्लान को इम्प्लीमेंट किया, मेरा प्लानिंग का प्रोसेस खत्म हो गया। प्लानिंग प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, अभी तो मुझे इसकी मॉनिटरिंग करनी है। मुझे ये देखना है कि जो मैं प्लान कर रही थी वो वैसा चल भी रहा है या नहीं चल रहा। मैंने ब्रांच सेटअप करनी थी 3 महीने में, 3 महीने तक ऐसा तो नहीं होगा कि मैं उसको बिल्कुल भी रिव्यू ना करूं। मुझे 15 डेज, 20 डेज, एक मंथ के बाद उसको रिव्यू तो करना पड़ेगा ना, कि जो जो बेसिक स्टेप्स हैं वो हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है 3 महीने के बाद जाकर देखूंगी कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो फॉलो अप तो हमें साथ साथ करना ही करना पड़ेगा, है ना। तो जिसमें मॉनिटरिंग होगी, जिसमें कंपेयरिंग होगी कि जो मैंने सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, डिफरेंसेस ढूंढे जाएंगे, और फिर डिफरेंसेस के अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। जैसे आप सीआईबी की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं कि अगर आपको सीआईबी की प्रिपरेशन करनी है, दिसंबर में अपना अटेम्प्ट क्वालिफाई करना है, तो दिसंबर अटेम्प्ट कैसे क्वालिफाई होगा सीआईबी का। दिसंबर अटेम्प्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको टाइम टू टाइम जो आपने प्लान बनाया उसको फॉलो अप और रिव्यू भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जो आप प्लान बना रहे हो कि आपको सीआईबी क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको मंथ ऑन मंथ तो असेस करना पड़ेगा ना खुद को, या फोर्टनाइट बेसिस पर खुद को असेस करना पड़ेगा कि क्या मैं जो सोच रहा था या सोच रही थी वो वहां उस टारगेट तक मैं पहुंच पाया हूं या नहीं। क्या मैं डिले पर तो नहीं चल रहा हूँ। अगर मैं डिले पर चल रहा हूँ तो उसका रीज़न क्या है, और अगर मैं मतलब डिले पर चल रहा हूँ तो मेरा रिफ्रेश प्लान क्या होना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको फॉलो अप तो ज़रूर करना ही करना पड़ता है। तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्लानिंग की वजह से आपके गोल्स अचीव होते हैं, आपका सीआईबी क्वालिफाई हो सकता है अगर आप अच्छे से प्लानिंग कर कर चलो। देन आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आपको एक रास्ता मिलता है, आपका एक वे बन जाता है कि आप कैसे अपने गोल तक पहुंच पाओगे। फिर प्लानिंग की वजह से अनसर्टेनिटीज कम हो जाती हैं, बिकॉज जब आप प्लान बनाते हो तो आप बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हो, है ना। आप बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर करते हो। तो जब चैलेंजेस को कंसिडर किया जाता है तो उनको मिटिगेट करने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। तो अनसर्टेनिटीज को मैक्सिमम लेवल तक रिड्यूस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। 100% तो देखो नहीं हो सकता है।
फिर अगर प्लानिंग प्रॉपर की जाए तो डुप्लीकेशन वेस्टेज जो है वो कम हो जाती है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से प्लान करे और अपने काम को बांट दे अलग अलग लोगों के बीच में, सबको पता है कि उनको किसको अपना क्या काम करना है ना। अगर ये डिवीजन ना हो तो एक तीन चारों पर्सन्स एक ही काम को भी तो शुरू कर सकते हैं ना, तो डुप्लीकेशन हो सकती है। तो डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जा सकता है विद इफेक्टिव प्लानिंग। उसके बाद इनोवेशंस, जब प्लानिंग होती है तो बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारा एनालिसिस होता है और नए नए आइडियाज डेवलप होते हैं, तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन, राइट। साथ ही साथ अब मैंने जैसे बोला कि डिस्कशंस होती हैं, एक अकेला पर्सन तो डिस्कस नहीं करेगा ना, ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व वाइल डूइंग द प्लानिंग। तो जब बहुत सारे लोग प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो डिसीजंस लेते हैं, है ना, वो अलग अलग डिसीजंस पे सलाह मशवरा करते हैं, तो वो फैसिलिटेट करते हैं डिसीजन मेकिंग को। और प्लानिंग जो है इट एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। इफ़ यू रिकॉल कि हमने मैनेजमेंट का जो फंक्शंस वाला पार्ट किया था जिसमें हमने बोला कि मैनेजमेंट का प्रोसेस भी होता है, ये वो स्टार्ट होता है प्लानिंग से, then comes organizing, then staffing, then directing and then controlling। तो जो कंट्रोलिंग का स्टेप है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग के ऊपर बेस्ड होता है। प्लान्स के हिसाब से ही जो है कंट्रोल्स देखे जाते हैं कि जो प्लानिंग की थी वो ठीक से हुई या नहीं हुई, है ना। तो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग आपका बन जाता है। सो यू कैन यूज दिस शीट टू रिवाइज द टूडेज लेक्चर, जिसमें सारा ही आज वाले लेक्चर का एक क्रक्स है, तो आप इसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। एंड अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लानिंग प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, सो दिस इज रॉन्ग, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना था, है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्लानिंग प्रेमिसेस आर द assumptions derived from the future forecasting। प्लानिंग प्रेमिसेस आपकी assumptions है जो फ्यूचर फोरकास्टिंग से डिराइव होती है, बिल्कुल ठीक बात है। डेरिवेटिव प्लान सब प्लान या सेकेंडरी प्लान हो सकते हैं मेन प्लान के, बिल्कुल ठीक बात है। फॉलो अप और रिव्यू वन टाइम एक्टिविटी है, नो दिस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, मल्टीपल टाइम्स आपको फॉलो अप और रिव्यू करना पड़ता है। सो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट रहेगा कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं जहां पर आपको मैच करना है। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान, असेसिंग द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ ईच अवेलेबल ऑप्शंस, यानी कि आप ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर रहे हो। अवेयरनेस ऑफ प्रोस्पेक्ट्स एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, यानी कि आप अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज कर रहे हो। सब प्लान्स तो यानी कि आपके डेरिवेटिव प्लान्स हो गए, और एजम्पशंस जो है वो हमारे प्रीमिसेस हो गए, ये तो हमें क्लियर हो गया। 2413, तो 2413 हमारा ऑप्शन ए बन रहा है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। स्मार्ट फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको ये बताना है कि एम किसके लिए है, तो एम इज फॉर मेजरेबल, एस था स्पेसिफिक, एम है मेजरेबल। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि स्मार्ट का कंप्लीट एक्रोनियम क्या है। स्मार्ट की एस स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर, आर स्टैंड्स फॉर एंड टी स्टैंड्स फॉर, ये आप मुझे बताएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहां पर हम लोग प्लानिंग का एक बेस सेटअप कर लिया है। इन द फर्दर लेक्चर हम लोग प्लानिंग को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो regarding the today's lecture, and you can call us on 8146207241 and email us on hello@edutab.co.in for any doubts and queries regarding your JIB preparation, regarding your CIB preparation. We are there to help you. हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।